चीजें इकट्ठे कर लाए थे 1935 से. दे कलेक्टेड द डाटा फ्रॉम द 1935 एक्ट. देन दे रोम अराउंड द 60 कंट्री. Around 60 country they roam and they collect some data. Then drafting committee, it given total to drafting committee. Drafting committee has some members. The head of the drafting committee was Dr. Bhimrao Ambedkar, and total are numbering 7, including Dr. Bhimrao Ambedkar. And second member was the Gopala Swami Iyengar. नेक्स्ट कृष्णा स्वामी. देखो कृष्णा के ही नाम है. गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, एंड माधव राव. तो कृष्ण भगवान के 3 नाम हो गए, कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, माधव राव एंड द लास्ट कृष्णमाचारी. तो आपको याद करने में इसको इसलिए इजी पड़ेगा. 2 कृष्णा हो गए, कृष्णा स्वामी एंड कृष्णमाचारी, माधव राव, गोपाला स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी एंड सैयद मोहम्मद सादुल्ला. अब जो माधव राव आए थे, माधव राव किसके उसमें आए थे? बीएल मित्र, क्योंकि दे गिवन द रिजाइन. एंड कृष्णा स्वामी रिप्लेस खेतान बिकॉज दे गॉट डाइड. दीज मेंबर्स, क्वेश्चन आता है यहीं से. भीमराव अंबेडकर इज द हेड ऑफ दैट ड्राफ्टिंग कमेटी. गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, माधव राव, कृष्णमाचारी, के एम मुंशी and Sayyid Muhammad Saidullah. Now next, if we talk about that drafting committee made, there are one procedure, one system is there. All okay ना? शायद all okay मैसेज करिए. Okay. There is one type of system. If we give one bill in assembly, it faces so many step by step, then it pass. So in the first step, what happened? The date, if we talk about the date, this bill goes to in the first step, assembly में रखा जाता है. The report of the bill give to assembly. Means इसको कहते हैं कि we are presenting the bill. This is the first step. Means we are presenting the bill for voting, for talking and other parts of. एक एक चीज पे चर्चा होके, बात होके, डिस्कशन होके तब कोई बिल पास होता है. तो सबसे पहले इस बिल को फाइनल करके, द डेट वाज 4 नवंबर 1948. लास्ट ड्राफ्ट वाज देयर. दैट वाज द लास्ट ड्राफ्ट. भैया इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई कि किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो, तब जाके इसका लास्ट ड्राफ्ट बना. उससे पहले भी कुछ चीजें हुई होंगी. इफ वी टॉक अबाउट
प्रोसीजर, स्टार्टिंग प्रोसीजर कैसे हुआ? इन द मंथ ऑफ फेब 1948 it is given to assembly, and after assembly it goes to gazette, gazette C by the peoples of India. जनता के सामने रख दिया कि भैया ये बिल हम लाने जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एनआरसी पे जो आया था, सीए पे आया था, कोई भी बिल आता है उसको भारत सरकार सबसे पहले गजट में प्रेजेंट करती है। देन पीपल डिस्कस अबाउट दैट, दे एक्सेप्ट so many feedbacks, so many things they get, then it goes to for second talk. That was the initial, it is इनिशियल स्टेज। बिल इनिशियल स्टेज पे होता है, अगर पीपल्स को पसंद है तो वो आगे जाता है। अगर वो पीपल्स को, जैसे बहुत सारे मुद्दे उठे थे ना कि इस बिल को पास करने के लिए, आपने देखा होगा जब सीए आया या एनआरसी आया, कोई भी बिल, जनता पूरा मीडिया में पूरा उसका हल्ला गुजता है कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो सारा का सारा डिस्कशन पीपल्स कैसे करते हैं? वो गजट में बिल आता है, फिर मीडिया के माध्यम से या जो knowledge person है, cognitive person से, they discuss about each and everything about that bill. This is a good thing in this bill and this is the bad thing in this, and impact क्या होगा, ये सारी चीजें चर्चा होने के बाद में एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद it goes for the second talk. So first talk it happen in the starting from the fab when it come on the gadget, then uh, discussion and everything, amendments, it given to the 8 months time. That was the 8 months time it given, and in the last October 48 made second draft. First draft जो अमेंडमेंट हुए, जो चीजें हुए, लास्ट ड्राफ्ट इट मेड इन द October 48 एंड देन अगेन गजट में फिर दोबारा से लिया। इस सारे काम में कुछ टाइम लगा। तो यहाँ पे 3 वचन होते हैं, मतलब 3 टॉक्स। फर्स्ट टॉक, ये समझो इसको, सेकंड टॉक्स, टॉक। फर्स्ट टॉक में बिल को असेंबली में या अपनी पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है। पेश करने के बाद में इट गोज टू गजट, पीपल्स गिव फीडबैक that the changes should come or not. It depends on the government want to change or government don't want to amend. To second talk is very important. After these amendment, second draft it goes, it put on the table of the parliament and discuss one by one each and every schedules, articles, every part, discuss one by one in the constitutional assembly. When second thing happen and all are agree with that, it goes to third part. What is third part? This was the technical error, if any, in bill, means is RM or any ambiguity regarding the language, procedure, they got changed, but no new amendment can take place in the third talk. पहले में जनता ने पूरा सब कुछ कर लिया। सेकंड में जो विपक्ष पार्टी होती है, ओपोजिशन होता है, हर चीज पे चर्चा करता है, वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट, दे डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। व्हेन इट गोज टू इन द थर्ड पार्ट,
this is totally technical draft. कहते हैं ना कोई लेटर बनता है या कोई कम्युनिकेशन का वो करना है तो लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल ड्राफ्ट हो जाता है. आफ्टर दैट इन द थर्ड पार्ट जब सारी चीजें बन गई एक बिल हमारे पास आ जाता है, उस वोटिंग होती है. और नो, if yes means bill, if no, no pass. तो यहाँ पे अभी यहाँ तक क्लियर आया? कोई डाउट आपको? यहाँ पे आप पूछ सकते हैं. ये सिस्टम समझ में आया किस तरह से सिस्टम चलता है? ओके. इसमें कुछ टाइम लगा कि किस तरह से असेंबली आई, किस तरह से इन्होंने बनाया, सारा काम किया, किस तरह से चीजें करी. देन द लास्ट ड्राफ्ट it present to the assembly on the date of 4th November 1948 and 26th November 1949. It is written in the symbol. So these time total by step the discussion about each and every one by one article, amendment, schedule, so many things, the discussion each and every part section of the bill. After 4 November 1948, after मीन जो चर्चा चली ये 9 नवंबर तक चली. अबाउट दैट बिल कंप्लीट 5 days. आफ्टर दैट on 15th November 1948 they again discussion on the bill. मीन्स पहली डिस्कशन 5 days हुआ. देन सेकंड टाइम they discussion on this bill from 15th November 1948. These 6 days, what happened in these 6 days? These 6 days given for the people. What I am saying, that was the first talk. It given in the Indian Gazette. Then after everything, it come into the Constitution on 15th November. And this session up to the 17th October 1949 means it is second talk is very very important. Means second discussion goes to one by one each section they discussion about this. So how many amendment people want to change or how many things people want to change? The data say approximately more than 7,000 amendments people of India given to the Constitution Assembly, and Constitution Assembly out of these 7,000 more than 2,000 or approximately 2,500 they accepted. After acceptance again one by one section wise on that, and last they vote anything agree disagree so many things. It comes for the third talk or third discussion. Means that was so much important. Up to here everything clear?
डिस्कशन कर लिया, चर्चा कर ली अपोजिशन पार्टी से, मतलब हमने पूरा ग्रुप डिस्कशन कर लिया, भैया ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें ऐसी हैं। अब लास्ट थर्ड में देन ड्राफ्टिंग कमेटी को अगेन टेक्निकल, उसको जिसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, चीजों को कैसे अमेंड करेंगे, कैसे भैया इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इसको किस तरह हम सजाएंगे। एक बुक ही है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, अब बुक पे कवर कैसा होगा, उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, what type of language we will use, what type of cover, what the way, what the design, everything done in this third talk. But bill complete discussion on the bill finish here. And the name they given, that bill is the constitution settled by the assembly we passed. The constitutional settled by the assembly we passed. That is the actual name of constitution bill, what they given. After everything, the date come 26 November 1949, when voting complete and everything, they agree and bill is pass. अब मजे की बात बताऊं मैं क्या है. The important thing, this time the bill is only pass, means any bill pass in today's scenario or present day, passed by Lok Sabha, passed by Rajya Sabha, and signature by the president. In this stage, the bill just pass, not the execute. After this step, president takes some time and president give notice it. It gives in the gazette that this bill execute from so many date, means this इस डेट से होगा. सेकंड, यहां से ये हिंदी में बोलते हैं लागू करना. So in Indian Constitution, the date when bill passed, that was the 1949, and लागू कब से हुआ? 20 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे, वोट वी मेंटेन. यहां तक समझ में आया? कोई यहाँ पे कोई एंगल आपको पूछना हो तो पूछिए. आज भी इसी तरह बिल पास होता है. सर यहाँ पे समझ में आया? वन डाउट, बट दैट टाइम नो ऑपोजिशन इज देयर. ऑपोजिशन मींस ऐसे नहीं होता. ऑपोजिशन मींस ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया है एक बिल. वॉइस आ रही है मेरी? यस सर. ड्राफ्टिंग वहां पे ऑपोजिशन में सभी के सभी ऑपोजिशन में थे, क्योंकि जो बिल रखा गया है, ईच एंड एवरी पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसको वोट करना है, वो उस पे डिसीजन लेगा. आज भी तो यही होता है. एक मंत्री पेश बिल करता है, बिल पेश करता है, और फिर उस पर डिसीजन होता है. उस टाइम भी जो पार्टीज थी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज थी ना, अलग अलग जगह से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का लोग आए थे. अब पंजाब से जो लोग आए थे, वो पंजाब के लिए अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुछ नहीं होगा तो वो क्वेश्चन करेंगे.
तो वहां तो बिल्कुल अनबायस्ड असेंबली थी ये, ठीक है। तो वहां पे ऑपोजिशन में सभी थे एक्सेप्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने वो बिल पेश किया। तो अदर देन दैट 7 मेंबर्स ऑल आर इन अपोजिशन, क्योंकि वहां पे क्या थी, जो बहुमत में मेजोरिटी में उसको बनाना था अंतरिम सरकार, जो जवाहरलाल नेहरू के उसमें बनी। तो क्वेश्चन ही होंगी, सेक्शन वाइज उस पर डिस्कशन होगा कि भाई हम इसको रख लेते हैं। अगर कोई ग्रुप में डिस्कशन होता है किसी चीज पे डिसीजन लेने पे, वहां ऐसा नहीं होता कि ऑपोजिशन ही जरूरत होता है, वहां पे हर मेंबर अपना सजेशन दे सकता है, क्योंकि दे आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर आया? नाउ वी गो यस टू सर। द नेक्स्ट नाउ वी गो टू द नेक्स्ट लेवल कि एक बिल पास होने में और एक बिल के लागू होने में, जैसे कोई बिल आज के टाइम में भी क्या होता है कि भाई हमने बिल लोकसभा से पास करा दिया, राज्यसभा से पास करा दिया, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट, और जैसे ही प्रेसिडेंट के पास में जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। तो जिस दिन वो साइन करते हैं उस बिल को पास होने की डेट डिक्लेयर हो जाती है कि भाई ये बिल पास हो गया। बट याद रखो कि ये पास नहीं हुआ है, इसमें एम्बिग्युइटी ये है कि जब इसको गवर्नमेंट लागू करेगी, बहुत सारे बिल ऐसे हैं कि गवर्नमेंट पास कर देती है लेकिन वो एक्सिक्यूट नहीं हो पाते। इंडिया में वो टाइम दिया है 1056 डेज, 1056 दिन। they given that any bill, the difference before the execution and bill pass, the time is 1056, but in America only 6 days is there to execute any bill। अगर उन्होंने कोई बिल पास कर दिया है तो 6 days they have only। ये चीज समझ में आई? बट हमारा 2-3 साल है, 3 साल। हमारा 3 साल से भी ऊपर है, हाँ मतलब 3 साल के अप्रोक्सीमेटली है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो अपने बेसिस पे कि जनता को दिखाने के लिए भाई हमने बिल पास कर दिया, लेकिन उसको एक्सिक्यूट होने में टाइम लगता है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा कि बिहार गवर्नमेंट उसको बाद में कर रही है, जैसे या महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग कर रही है, सारी सारी गवर्नमेंट अलग कर रही है, वो उसके बाद के एक और फेस होता है कि वो स्टेट के हाथ में है वो कब। लेकिन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्टली जब सेंटर ने किया तो स्टेट को ऑटोमेटिकली मानना पड़ेगा। इफ एनी बिल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं। नहीं सर। यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहां पे, नाउ द टाइम केम that what are the things on the 26th November 1949 we directly accepted. Few article was there when directly they accepted, they starting from the article 5, 6, 7, 8, 9 means they all the article of the India belong to Indian citizenship they directly accepted. Then article 60, 324, 366, 367, 369, 379, 380, 388, 391, 92 and 93. These article on the date of this they accepted, and rest all article when they execute they comes into execution। बिकॉज जब इन्होंने पास किया उसी डेट पे उस पर लिखा कि ये इसी डेट से स्टार्टिंग हो जाएंगे, मींस हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू चल रहा था। देन इफ वी टॉक अबाउट article, if we talk about the article 60, it is directly that it gives the oath of the president। Then 324, if we talk about the 324 directly
किससे बिलोंग करता है? It directly belong to the election. How we do the election? What are the procedure of election? It directly belong to election. Then 66 and 67 they defense they belong to 379 379 391 80, and these articles what was there, they directly accepted. Few article in today's scenario they ended, they absolute few articles in that. So these articles they accepted at that time, and India become on 26 1950 is everything what is in constitution. बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, और हमें उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला कि अब हम अपनी गवर्नमेंट कैसे चलाएं। यहां तक बच्चे समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज था हमारी उसका। अब यहां बात आती है कि चलो ठीक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब मुद्दे आते हैं कि भाई इज इट राइट और रॉन्ग? ये तो चलो बना लिया, अब पूरी दुनिया इस पे बहुत सारा डिस्कशन करती है और बहुत सारी चीजें देखती हैं, बट डेट ओके, पूरी दुनिया इस पे डिस्कशन करती है, पूरी दुनिया बात करती है कि भैया ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आपका बनाया, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी भाई, इवैल्यूएशन भी तो करेंगे ना लोग बाग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया सारी चीजें। अब यहाँ पे मेंस के लिए क्वेश्चन आता है, मेंस से इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों का जवाब भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से दिया। अब समझना, बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दे क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड दे गिवन सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट, that was the not it did not represent entire India, that was not the rap of entire India, first thing। भाई क्यों रिप्रेजेंट? अब भीमराव अंबेडकर जवाब देंगे। एट दैट टाइम उस कंडीशन में पूरी इंडिया में कितने लोग थे, फिर उनकी वोटिंग होना, एजुकेशन, इलिटरेसी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो वहां पे डायरेक्ट तो इन्होंने नहीं दी, लेकिन वोटिंग सिस्टम जो दिया इन्होंने जब आई थी, that was on the universal voting was there, means it depend on the age 18 or 21 what they given, that was the age when a person if cross this age he can vote। so most of the person जो adult है who participated in the election but not directly, उसने अपना एक रैप भेजा, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, एंड दे मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मींस पूरा इंडिया नहीं, लेकिन जो जरूरत था, जो होना था, वो उसमें शामिल हुए। if we talk about the where was the sovereignty, that was any pressure on that constitutional assembly was there or not? if we talk about कि क्या उनके पास कोई प्रेशर था उनके ऊपर, वो सोवन थे या नहीं थे, या हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी that was sovereign to take any decision, they have not any pressure external or internal, because what the constitution assembly make our constitution, it was totally taken Cripps mission, cabinet mission, August Prastav, Mountbatten, 1947 Act, 1933
35 Act. So these make one pressure on the Constitutional Assembly. And one major part, when they sit together to discussion on the constitution, they take the permission from the British government. So that is the question. That is the question by the critics. This not look any sovereignty. It not shows any sovereignty of the Constitutional Assembly, because they take the permission. They depend on the Cripps. They came from the Cripps mission advice, cabinet mission advice, August Prastav. So many various factors which can impose pressure on the Constitutional Assembly. ये अभी मैं बात कर रहा हूं क्रिटिक्स की, फिर हम इनका जवाब भी दे देंगे. Next thing, if we talk fully time waste, मैं आपसे ही जवाब लूंगा इन सारे का और आप बिल्कुल सही देंगे. उन्होंने कहा क्रिटिक्स ने, भाई ये टाइम वेस्ट था, इतना सारा टाइम जो इन्होंने लिया, व्हाट वाज रिक्वायर, भाई छोटे से उसमें बना देते और छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना देते तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इतना टाइम लेना ही नहीं था. They given the example of USA. In only 4 months they make their constitution. और इन्होंने तो पता नहीं कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी जर्नी, क्या क्या वेस्ट किया. ये सारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं. नेक्स्ट, इफ वी टॉक आईएनसी, जो कांग्रेस थी उसी के मेंबर्स का सारा उस पर प्रेशर था, और सारा का सारा जो बनाया है वो आईएनसी के ऊपर ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड रहा. That was the critic by the Austin. कि भाई क्या हुआ ऐसा कि सारा का सारा भाई कांग्रेसियों का तो प्रभुत्व था ही इस पे, और एक ही दल ने सब कुछ मिलकर बनाया. जो आपका क्वेश्चन था कि भाई ऑपोजिशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया ना कि ऑपोजिशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, केवल कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के बंदे थे उन्होंने बना दिया. नेक्स्ट, लैंग्वेज इशू. फर्स्ट, इंग्लिश, उस टाइम जब लिटरेसी रेट कितना था. सेकंड, डिफिकल्ट लैंग्वेज, कि भाई इन्होंने इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज इसमें डाल दी है, कहीं ना कहीं कैसे एक आम आदमी कैसे पढ़ सकता है उसको. इतना आसान नहीं होता कि आप अभी भी कोर्ट में जाएंगे. अगर मैंने आपको, देखो हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स की डेफिनेशन है. आफ्टर इतनी एजुकेशन लेके भी उसका सही एग्जैक्ट इंटरप्रिटेट करना, तो इसीलिए इसका फायदा कहीं ना कहीं उठाएंगे कौन, इसका फायदा एडवोकेट उठाएंगे, जो आज भी उठाते हैं. बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉज एंड ऑर्डर्स में. जो पॉलिटिशियन है, जो एजुकेटेड है, तो आम आदमी के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं. देन लास्ट, दे क्रिटिसाइज ऑन द रिलीजन बेसिस. यहाँ पे तो मुस्लिम को तो कुछ दिया ही नहीं, जबकि मुस्लिम भी इंडिया में थे, और सारा का सारा ये हिंदुओं के द्वारा ही बनाया गया और हिंदुओं के लिए ही सारी चीजें बनाई गई. यहाँ तक कि एक लॉर्ड विंसकाउंट थे, उन्होंने कहा कि डेट वाज द कमेटी ऑफ हिंदूज डायरेक्टली. तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन उठे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया सारी चीजें, कि भाई ये प्रॉब्लम्स आई. पहला, कोई रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट वाज द एंटायर इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था. सेकंड, सोवर्निटी, कहीं सोवर्निटी नहीं दिख रही है. टाइम वेस्ट था. यहाँ कहा गया कि भैया ये पूरा का पूरा प्रभुत्व आईएनसी के ऊपर था,
कि नेशनल कांग्रेस के सारे बंदे थे। फिर लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट कर दी कि इंग्लिश एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज दे हैवन फॉर द एडवोकेट पॉलिटिकल एंड एजुकेशन। तो सिस्टम को वो जैसे चाहे ऐसे अपना करा सकते हैं। देन लास्ट इसकी ऑल वर हिंदू एंड हिंदू मेड फॉर हिंदूज। तो कहते हैं ना कि ये सारे क्रिटिक्स होते हैं, बट और इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भीमराव अंबेडकर वन बाय वन इसका जवाब दिया उन्होंने, एक एक फैक्ट का। अब हम वन बाय वन करते हैं, आप ही देंगे इसका जवाब। अनम्यूट करिए अपना माइक, अब पता चलेगा आपने कितना पढ़ा। वॉइस आ रही है मेरी? अब जवाब दीजिए। पहला कि ये पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रही थी उस। अब सोचिएगा कि आप 1947 में हैं, उस टाइम को देखते हुए। आज 2023 के हिसाब से मत सोचिएगा, अब सोचो इस चीज में, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है कि आपकी एक जो थॉट्स हैं उसको मैं डेवलप करता हूँ, तभी आप पॉलिटिक्स को उस हिसाब से देख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे। इसका जवाब कैसे देंगे? It is not मतलब opposition is saying that like it is not the representative of total India, correct? Yeah. Opposition नहीं, opposition is not saying this. That was saying by the historian, politician, other countries persons जो critics होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी चीज को। Okay. Because yeah, so like as like every provinces from everywhere, the people are there from each state, one people, so they are represent their state, so it is represent the whole India. And the like India is a country where the fraternity is there. And so like 6 or 7 people, so whatever there who are the men, the drafting committee. And so they are they are thinking for all about Very all good. the India, all. Hello. नेक्स्ट, और कोई रीजन? Yeah. और इसका सबसे Then actually मेन रीजन then बोलो। they went to 60 countries, they went 60 countries and see there different peoples different peoples different countries constitution. And so they took all the good thing from there. And so it is not like to represent whole India. It will be helpful for means it will be helpful for all the whole India. Means it is not like that like it is represent only. It will be helpful for each and everyone. ओके। और इसका एक सबसे बड़ा एक और वो था कि when after this when our constitution passed, everything done in 26 November 1950, when they made Lok Sabha, Rajya Sabha, everything they made, and they go for the India national election. when entire जितने आपके constitution assembly में थे 90% दोबारा री-इलेक्ट हुए। जब वयस्क मतलब on the universal voting they elected again more than 90% MPs. It means it's showing जब लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, वयस्क मताधिकार के आधार पे उनको वोटिंग करना पड़ा on the adult base, they choose the same person, means that was the entire India representing on that constitution. Second issue क्या था? सेकंड इशू क्या लिखाया था मैंने, बोलो। सेकंड इशू आपने लिखाया था like English language, means English, it is written in English, so it is difficult to read by the normal people. Yes.
इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि उस टाइम हम इससे बेहतर, क्योंकि हम इतने बढ़िया इंटरप्रेटर नहीं रख पा रहे थे। जो हमें अदर कंट्रीज से मिला वो इंग्लिश में एक बढ़िया वो था। दूसरी चीज क्या थी कि हमें उस टाइम एक ऐसी लैंग्वेज लेनी थी कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी। साउथ में जाएंगे आप, साउथ में आपको तमिल मिलेगी, तेलुगु मिलेगी, कन्नड़ मिलेगी, वहाँ हिंदी नहीं जानते लोग। पंजाब में जाओगे पंजाबी। मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का एक सबसे बड़ा वो था। तो उस सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता था केवल इंग्लिश लैंग्वेज से। और ये हम मान सकते हैं क्योंकि जो उसको बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन कर रहा है, दैट वाज मोस्ट बिलोंग टू advocates, teachers, middle class families, doctors, engineers at that time. So they will use the difficult language. तो ये इस तरह से आप इस पॉइंट को काटेंगे कि पूरी एंटायर इंडिया के हिसाब से इंग्लिश वाज द वन ऑफ द बेस प्लेटफॉर्म और कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था इस सोवियत, मतलब इफ हम डिफरेंट ये से लेके आए मतलब कंट्री से, तो सोवियत कैसे हुआ? सोवर्निटी डिपेंड नहीं करती है कि हम किसी कंट्री से हमने लिया है। हमने ऑन ऑप्शन काम नहीं किया है, हमने ऑन चॉइस काम किया। हमें ब्रिटेन से वहां की जो आपकी पार्लियामेंटशिप थी वो ली, बिल ऑफ राइट्स हमने यूएस के। तो हमने जितनी भी कंट्रीज थे उनके टॉप टॉप मॉड्यूल्स छांटे। अच्छी चीजें हर आदमी से लेनी चाहिए भाई। कहीं ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक तो सेम होता है ना, डेमोक्रेसी का या कोई रिपब्लिक का एक बेस तो हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद में हमने उसमें इंटीरियर अपना चेंज कर सकते हैं कि भाई हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे। इसलिए इन्होंने चेंज किया है कि इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेटिक नहीं लिया, हमने सोशल डेमोक्रेटिक को एक्सेप्ट किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। तो वहां पे इंटीरियर हमने उसका चेंज किया है और बेसिक सेम था। और सोवर्निटी की बात ये आती है कि हमने अपनी ओन चॉइस से कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप थी वो ली है, हम उसे जब चाहें तब हटा दें। हमने जितने भी ब्रिटिश लॉज थे वो सबको खत्म कर दिया था कि हम जिसको चाहते उसको रखते, जिसको हटाते उसको हटाते, कि एंटायर पावर goes to constitutional assembly and constitutional assembly was free and independent. और कोई पॉइंट? And then Congress is only one मेंस का party, there is आंसर no opposition. Congress is one party, there is no देयर वाज, opposition. बिल्कुल। बट कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी उस टाइम। कांग्रेस वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर इंडिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि कांग्रेस में हर जगह के चुने हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में कांग्रेस का ही होता। सेकंड, जो प्रोविंसेस से अलग अलग से प्रोविंसेस से आए थे वो भी थे, जो राजा महाराजा जो भी थे वो भी थे, बहुत सारे हिंदू महासभा, आपके अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे कम्युनिटीज थे वहां से भी लोग होते। तो वहां पे रिप्रेजेंट केवल कांग्रेस का नहीं था, सभी का था। हाँ, मेजोरिटी में कांग्रेस थी, ये मान। तो हमने इसको डिनाई नहीं किया डायरेक्टली, हमने इसको थोड़ा सा डायरेक्शन दे के इस पॉइंट को काटा। नेक्स्ट। इतने ही तो थे सर। तो मेंस का आंसर लिखना समझ में आया? किसी चीज को, क्रिटिक्स को आपको किस तरह से काटना है। तो यहाँ हम समझ गए हैं, यहाँ तक कुछ फैक्ट्स होंगे वो बुक्स बुक से देख लेना। तो अभी हम यहाँ तक समझ गए हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल गया है, सारी चीजें। अब हम प्रेम्बल पे जाएंगे, और प्रेम्बल के बाद में या प्रेम्बल से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक कोई भी बिल पे वोटिंग कैसे होती है, कोई बिल पास कैसे होता है, कोई नो पास नहीं होता वो कैसे होता है, वो सिस्टम समझो फिर। ठीक है, थोड़ा कमर टाइट कर लो। कैसे डाउन डाउन फील हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कुछ डाउन फील नहीं हो रहा। तो अभी हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक वो बताता हूँ कि किस तरह से चीजें आपके टुडे सिनारियो। व्हाट इज मेजोरिटी?
यहाँ ध्यान से देना, देखना। What is majority? Then types of majority. Normally divided into three parts. One is normal. Second is and third one is the. So today we will talk about the only normal. Then these two we will discuss tomorrow. So what is normal majority? Depend on the present and voting. Means suppose we take the example of Lok Sabha. How many member of Lok Sabha is 45? Two Anglo-Indian out. From the 25th February 2020 यहाँ से एंग्लो इंडियन को हमने आउट कर दिया। पहले दो एंग्लो इंडियन रहते थे, तो राइट नाउ 543 द एक्चुअल नंबर ऑफ Lok Sabha. The total members of Lok Sabha is 543. Means it is talking about the any bill can be passed if present and vote जितनों ने वोट किया। Out of 543, suppose in today डेट कितनी है आज? 16 November 16/9/023 16 September 23 एक बिल पेश हुआ, कोई भी बिल, उस पर वोट होनी है आज। लेकिन जो प्रेजेंट थे लोकसभा में केवल 200 बंदे प्रेजेंट थे, तो बिल को बोला गया कि बिल पास कब? यस। इन दोनों का हाफ +1 मींस प्रेजेंट 200, बट वोट 200 ने नहीं की। किसने मना कर दिया कि भाई मैं वोट नहीं कर रहा? आउट ऑफ 200 वोट बाइडन 180, 20 लोगों ने वोट ही नहीं किया। तो जितनों ने वोट किया उनका हाफ 1, इसका पास परसेंटेज, पास नंबर हो, तो 180/2 कितना होगा? 9 + 1 मीन्स अगर उस बिल के यस में 91 और मोर, बिल पास हो जाएगा। समझ में आया जी? और अगर 90 पड़ी तो वो बिल फेल हो जाए। भाई आउट ऑफ 180 जिधर ज्यादा होंगे, सिंपल मेजोरिटी समझो, जिसको नॉर्मल मेजोरिटी कहते हैं। सिंपल मेजोरिटी में क्या हो रहा है? जितने ज्यादा जिस जगह होंगे उसका डिसीजन वही होगा। मींस 90 आएंगे तो दूसरी जगह कितने आएंगे? 89। 90 या 89। हाँ, तो 89 ने मान लो नो और 91, तो वो बिल पास। इफ 91 ने नो तो वो बिल फेल। दोबारा समझा रहा हूं, जितने प्रेजेंट हैं असेंबली में और प्रेजेंट में से जितनों ने वोटिंग की, वोटिंग का हाफ, हिंदी में बोलते हैं उपस्थित तथा मतदान करने वाले
मेंबर्स की संख्या का हाफ से एक ज्यादा। 200 ने प्रेजेंट किया, 180 ने वोट किया, तो 91 विल बी द नंबर टू पास दिस बिल। अगर ये सपोज करो 300 होते तो जल्दी बताओ। और वोट इस पे सपोज करो 2 से 40 ने वोट, क्या होता? इसका बिल को कितने मेंबर्स पे माना जाएगा? जल्दी बताओ। 300 में मतलब 151। क्यों 151? मैंने ये तो प्रेजेंट है, इसको काउंट मत करो, जितनों ने वोट की वो मैटर करता है। ओके 260 से 260 का आधा हो गया ने 130 मतलब ने 131। यस 131 इसकी यस में रह जाएगा। 131 और मोर देन 131। अब कंडीशन सपोज करो ये आई कि सपोज 180 ने नहीं 179 ने ही वोट। भाई और नंबर भी तो हो सकता है। हो सकता है ना और नंबर। 179 हाँ हो बाई सकता है। 2 कितना आएगा? मतलब क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट 91 वोट होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशन है हाफ। 91 मतलब 91 नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सपोज करो आउट ऑफ 2, इसी चीज समझा रहा हूं मैं। 200 में से 179 ने वोट किया, 21 मेंबर ने वोट नहीं किया, तो 179 का हाफ कितना होगा? 179 का हाफ हो भी जाएगा आपका दे एक 90 89 मतलब 89.5। यस मींस 89.5 प्लस ऐसा करना पड़ेगा, मींस 90। तो जो ये 5 होता है इसको हम माइनस कर देते हैं। कितना कर देते हैं राउंड फिगर में? माइनस कितना करेंगे इसको? 90। मींस 0.5 को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने एक जोड़ा है ऑलरेडी। तो 0.5 को हटा के कितना बचा? 90। मींस इसकी एक्चुअल पास बिल 90। अगर यस में 90 है तो नो में कितने होंगे? 179 में से 90 घटा लो, 89 होंगे। ऑटोमेटिकली 89। मतलब तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ये चीज। हाँ आ गया सर। समझ में आ रहा है? अब मुझे यस बताओ 400 400 में से तो कितना माना जाएगा? दे ओके तो ये हो जाएगा आपका और 214 है ना तो 215। 215। मैथ ओके कमजोर है क्या तुम्हारा? मेरा तो है, चलो आपका भी कमजोर है। नहीं 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 इतने नहीं ही एक आएंगे। सेकंड एंड रुके 100 215/2 सपोज करो। हाँ 400 प्रेजेंट थे, 250 215 ने वोट किया। 107 108 सर 107 107 107 आएगा मैं वही मतलब प्लस करूँ या करूँ तो 107। 1075 आया, 1 किया हमने, गया 108.5 आया। इस 5 को डिनाइट, यस 100 तो कितना 108। आया बच्चे? 108 आया। तो सेकंड जगह कितने पड़ेंगे? 109 में कितने 7 रहेंगे अगर 107? 1 तो बिल पास 108 पे बिल पास होगा। समझ में आया? हाँ डेट इज सिंपल मेजोरिटी। ये आपको समझना, इसको प्रैक्टिस करना, इसको बार बार, तब आपको स्पेशल मेजोरिटी आएगी। ठीक है? ओके तो जितना मैंने समझाया है उसमें कोई डाउट अभी तक?
इसको रिकॉर्ड है ये क्लास, इसको रिकॉर्डिंग में जाके आप देख सकते हैं, जहाँ रिकॉर्डिंग सेक्शन मिलेगा ना ऐप में एक रिकॉर्डिंग सेक्शन मिलेगा, उस रिकॉर्डिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं बार बार जाके इस क्लास को 1.5x पे 2x पे जाके, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जी समझ में आ गई पूरा। प्रैक्टिस करते हैं तभी चीजें समझ में आती हैं। मैंने स्टडी बताई, ड्राफ्टिंग कमेटी ने किस तरह से कहाँ से लिया, ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट में ये मेंबर 4 तो कृष्ण के नाम, एक सैदुल्ला और एक के एम मुंशी, बोलोगे नहीं? गोपाल, कृष्णा, माधव और कृष्णा स्वामी। गोपाल, कृष्णा, गोपाल, 3 गोपाल, 2 गोपाल, एक कृष्णा, एक शायद मुंशी, एक के एम मुंशी और एक शायद अब्दुल्ला। बस मतलब 4-5 तो इसमें के ही होगा, मतलब सारे तो के से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट हमने देखा एक सिस्टम है कि असेंबली 3 फेज में बिल को पास कराती है। पहला फेज होता है जहां पे हम एक बिल को रखते हैं, रिपोर्ट करते हैं असेंबली के सामने या पार्लियामेंट के सामने। उसमें क्या करते हैं, वो थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और उसको गजट में दे देते हैं। गजट में लोगों को दिखता है, मीडिया को दिखता है, सोशल मीडिया को दिखता है, वो उस पर डिस्कशन करते रहते हैं। तो हमारी असेंबली ने 6 डेज दिए थे के लिए। कितने दिए थे? 6 डेज दिए। देन वो दोबारा आता है, जितनी फीडबैक्स आई उस फीडबैक्स को सॉल्यूशन किया नहीं किया सब कुछ दोबारा ड्राफ्ट करके सेकंड ड्राफ्ट डालते हैं सेकंड टॉप में। when second top come, it takes so much time because one by one each and every schedule section article they discuss in long process। बजट भी ऐसे पास होता है, कोई बिल भी ऐसी पास, हर चीज इसी तरह से पास होती है। देन जब डिस्कशन हो गया, सारी चीजें होगी, अब उसकी टेक्निकल एरर्स को, लैंग्वेज एरर्स को, उसके मॉड्यूल को, उसको कवर पेज को, उसको एवरीथिंग को भेज दिया जाता है टेक्निकल कमेटी को, मतलब वो भी टेक्निकल ड्राफ्ट कमेटी। थर्ड सिटिंग में क्या होता है, थर्ड सिटिंग में क्या होगा कि टेक्निकल ड्राफ्ट करके उसको सेट करके उसकी लैंग्वेज विजारम सब चेंज करके और वो डाल देते हैं। उसके बाद वो बिल पास होता है लोकसभा से या राज्यसभा से, किसी से भी एक असेंबली से। समझना, जब लोकसभा से पास हो जाता है वो बिल, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको राज्यसभा भेजता है, या राज्यसभा से बिल पास हुआ तो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उसको लोकसभा भेजता है। फिर दूसरी असेंबली में भी सेम प्रोसेस होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेटिंग। ठीक है, जब दोनों से पास हो जाता है देन इट गोज टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, एग्री हो गए सारे। थर्ड टॉप के बाद में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट जब उसको पास कर देता है, साइन कर देता है, वो उसी डेट से पास मान लिया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पास मान लिया गया। फिर उसके बाद में ये प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है इंडियन गजट में। वो उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि ये बिल किस डेट से लागू होगा। तो वो हमारा हुआ 26 जनवरी 1950, मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो जब उस टाइम हमने ये आर्टिकल इसमें लिए, अब इस पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिक्स किया, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सोवरेनिटी नहीं थी, टाइम वेस्ट किया इन्होंने, केवल कांग्रेस का ही वो था, फिर लैंग्वेज डिफिकल्टी, ये सारी चीजें मैंने आपको एक करके समझाई थी। देन फिर मैंने आपको मेजोरिटी समझाई कि मेजोरिटी इज सो मेनी टाइप्स, वन इज सिंपल मेजोरिटी, सेकंड इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड थर्ड इज द स्पेशल मेजोरिटी। नॉर्मल मेजोरिटी मीन सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको समझाई कि कैसे होती है, जितनों ने प्रेजेंट हुए और उन प्रेजेंट में से जितनों ने वोट किया उसका हाफ और प्लस 1। अगर इवन नंबर है तो आपको सिंपल सी डिजिट मिल जाएगी, अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर में 0.5 को हटा दिया जाता है। वो समझ गया। तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको समझाया, इसकी प्रैक्टिस एब्सोल्यूट करना। एंड स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट एंड स्पेशल मेजॉरिटी वो क्या होता है? वो मैं कल समझा, पहले इस पे काम करो तभी उसको समझ पाओगे। ठीक है, अब इन बिल्स के लिए इस सिंपल मेजोरिटी को कहाँ यूज करते हैं, जहां नॉर्मल कोई सिंपल बिल, मतलब सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है छोटे मोटे बिल्स में, छोटी छोटी पॉलिसीज में, कहीं छोटा मोटा बिल है उसके लिए नॉर्मली।
किसी को हटाने की बताएगी कि किसी को संवैधानिक पद पे कोई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट हुआ, आपका यूपीएससी चेयरमैन हुए, कैग हुआ, इन सबको हटाने के लिए दूसरी मेजोरिटी यूज करते हैं। या कहीं टैक्स की बात आ रही है जहां स्टेट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी ही यूज होगा। मैं वन बाय वन करके आपको सारी चीज समझाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर। चलो ठीक है, इसको दोबारा क्लास को रिकॉर्डिंग में देख लेना और इसको क्लियर करना। लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन हो कल क्लास के स्टार्ट होने से पहले पूछना। ओके। और सर वो ज्योग्राफी सर कुछ बोल रहे थे क्या कल? लेकिन हाँ हाँ, ज्योग्राफी सर को मैं मना लिया है, ठीक है, तो गुड न्यूज तुम्हें मिल टाइम? ही जाएगी। एक काम करना, कल तो संडे, संडे तो छुट्टी रहेगी। यस। या संडे को दिन में क्लास कर लें, ठीक है डन। छुट्टी करनी है, डन डन, दिन चलो में कर छुट्टी कर लेते लो हैं। एक दिन, दिन में कर लेते हैं। हेलो। चल ओके, हाँ हाँ, दिन में कर लेते हैं, दिन नहीं में नहीं टाइम सर, डाल छुट्टी दूंगा। नहीं करते हैं। इन डे टाइम वी कैन डू, हाँ दिन में डाउन, छुट्टी नहीं करते हैं। हाँ दिन में टाइम बता दूंगा मैं। और ज्योग्राफी सर क्या बोल ठीक रहे है, थे, कौन सा टाइम बोल रहे थे? ज्योग्राफी सर का टाइम तो शाम को ही निकलेगा, इवनिंग टाइम में। 7 से कितना? वही मेरे से पहले हो जाएगी उनकी, 7 से 8 हो जाएगी, या 7:30 ओके, से 7 खाना वाना से खा के साढ़े 8 बजे 9। से हो जाएगी। हाँ, ओके, मैं तो ऑफिस से आता हूँ 8 बजे। किस ओके, टाइम जल्दी आते हो आऊँगा। ऑफिस से? ऑफिस से किस टाइम आते हो? 8 8 बजे पहुँचता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाऊँगा, सर पढ़ाएंगे तो। एक मिनट, मैं रिकॉर्ड इसको बंद कर देता हूँ।